हेलो। हम्म। यस सर, रिवाइज करवा दीजिए। पूरा? हाँ सर, पूरा। अरे मैम, तो रिकॉर्डिंग देख के रिवाइज कर लो। हाँ सर, ठीक है, मैं कर हैं? ठीक है सर, कर लूँगी। एक सेकंड बस मैम। हम्म। हाँ, कोई एक आधा कॉन्सेप्ट पूछना हो तो पूछ लो बजट में। हेलो। चलो शॉर्ट में कोशिश चलो शॉर्ट में कोशिश करता हूँ हर एक चीज बताने की। देखो बजट क्या होता है? बजट आपका एक तरीके का ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स के बारे में लिखा होता है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इनकर करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को कौन कौन सी एस्टिमेटेड रिसीट्स होंगी और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, इसके बारे में उस स्टेटमेंट में लिखा होता है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट बजट। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, जिसमें कि हम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, सेकंड होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली एलोकेट होने चाहिए इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, और बेसिकली इसमें बात होती है कि बैलेंस बिटवीन गोल्स गोल्स ऑफ द बिजनेस एंड सोशल वेलफेयर। गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर जो है ये क्या हो? ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कम हो। ठीक है, ये होता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तीसरा होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम बात करते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट को खर्चे रिड्यूस करने की ज़रूरत है और टैक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे उसकी क्या हो, कमाई बढ़ जाए। क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब डिमांड कम है चीज़ों की, डिमांड ज़्यादा है, सॉरी, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो फिर आपको क्या है, तो फिर गवर्नमेंट को सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमी में ताकि इक्विलिब्रियम पे आ पाए। सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमी में ताकि इक्विलिब्रियम पे आ पाए, और सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। कमाई कैसे बढ़ाएंगे? टैक्स रेट बढ़ा के, और खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे। वहीं इसका ऑपोजिट केस हो कि डिमांड कम हो सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड अगर सप्लाई से कम है तो फिर आपको क्या करना होगा? खर्चे कम करने पड़ेंगे और टैक्स खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे और टैक्सेस रिड्यूस करने पड़ेंगे। खर्चे का बढ़ाने पड़ेंगे और टैक्सेस रिड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है आपका? कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यानी डिमांड सप्लाई से कम है। सप्लाई माल ज़्यादा हो रहा है मार्केट में और डिमांड कम है उसकी। तो फिर ऐसे केसेस में आपको एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, गवर्नमेंट को खर्चे बढ़ा देने चाहिए और टैक्स रेट कम कर देना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन कम हो जाए, तो वो ज़्यादा चीज़ें
क्रिएट ज़्यादा चीज़ें मार्केट में परचेज कर सकें, ठीक है। लोगों का टैक्स बर्डन कम कर देना चाहिए ताकि उनका थोड़ा टैक्स बचे और वो क्या कर सके उस पैसे से थोड़े गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में खरीद सके और डिमांड क्रिएट कर सके गुड्स एंड सर्विसेज की। चौथा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी पब्लिक कंपनीज जो है एनटीपीसी ओएनजीसी इन सबको मैनेज करना। और पांचवा है टू रिड्यूस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। पॉवर्टी वगैरह रिड्यूस करना गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गरीबी वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह यानी बेरोजगारी वगैरह को कम करना और रीजनल डिस्पैरिटी को रिमूव करना। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है कि देश में जो सभी क्षेत्र है उनका बराबर विकास होना चाहिए, ठीक है। देश में जितने भी क्षेत्र है सबका बराबर विकास होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो रीजनल डिस्पैरिटी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रीजनल डिस्पैरिटी है, इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका मतलब और ऑब्जेक्टिव्स। अब बात किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट, ठीक है। एक क्या होता है कैपिटल बजट और दूसरा क्या होता है रेवेन्यू बजट। ठीक है, कैपिटल बजट में दो चीजें आती हैं, कैपिटल रिसीट्स, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक आता है कैपिटल रिसीट्स, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? अगर कोई ऐसी रिसीट मतलब क्या है कमाई, रिसीट मतलब क्या है कमाई। अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसी कमाई हो रही है जिससे उसकी एसेट्स बढ़ जाए और जिससे उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाए, ठीक है। गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाए और एसेट्स रिड्यूस हो जाए तो इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। कोई ऐसी कमाई, कोई ऐसी रिसीट गवर्नमेंट को हो रही है जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाए, एसेट्स रिड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। इसमें क्या क्या आता है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर रिसीट्स जो कि है पीएफ, ये सब वगैरह, डिसइन्वेस्टमेंट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब चीजें। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा कर रही है जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ जाएं और लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा कर रही है जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ जाए और लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाए, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, ये सब चीजें, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सब बातें इसमें आती हैं। रेवेन्यू बजट में इसी तरह दो चीजें हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। सर ये बताइए लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है इसमें? लायबिलिटीज मतलब फ्यूचर में आपको पैसा देना है किसी को, और एसेट्स मतलब फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला है आपको। लायबिलिटी मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, एसेट्स मतलब फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है। मैं आपको फ्यूचर में पैसा दूंगा, ये क्या है? आपका एसेट, और आपको पैसा किसी को पे करना है फ्यूचर में, तो वो क्या है? ये आपकी लायबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल रिसीट का मतलब क्या था? कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की वो कमाई थी, वो रिसीट थी जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती थी, एसेट रिड्यूस होती थी। कैपिटल रिसीट क्या था? गवर्नमेंट की वो कमाई, वो रिसीट जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती थी, एसेट रिड्यूस होता था। तो रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट की वो कमाई है जिससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना तो एसेट रिड्यूस होगा। गवर्नमेंट की वो कमाई जिससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना तो एसेट रिड्यूस होगा, वो होता है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। इसमें दो चीजें आती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में आता है अपना डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने कई सारी चीजें देखी थी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फाइन्स, चालान्स, इन सब चीजों से जो कमाई करती है गवर्नमेंट, वो सब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट के वो खर्चे जिनसे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रहे हैं। गवर्नमेंट के वो खर्चे जिनसे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट के वो खर्चे जिनसे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं और ना ही लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट के वो खर्चे जिनसे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं ना ही लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, सैलरीज वगैरह पे की है, सब्सिडीज वगैरह दिए हैं लोगों को, ये सब चीजें आएंगी किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर है। तो जब भी मैं बात करूँ गवर्नमेंट के टोटल खर्चों की, तो उसमें क्या क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे। गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे। गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स में कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों आएंगे। ठीक है। गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स में कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों आएंगे। जब गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स ज्यादा होंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, जब गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स ज्यादा होंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, तो ये होगा सरप्लस बजट। ठीक है। जब गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगे तो ये होगा सरप्लस बजट। जब गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स बराबर होंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, ये होगा बैलेंस्ड बजट। ठीक है। जब गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर से, तो ये होगा डेफिसिट बजट। ठीक है। जब गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर से कम होंगे तो ये होगा डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट मैम 3 टाइप्स का होता है। ठीक है। डेफिसिट बजट 3 टाइप्स का होता है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स से। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स से, इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है किससे, टोटल रिसीट्स से। गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है टोटल रिसीट्स से। बस आपको रिसीट्स जो आप ले रहे हो यहाँ पे, इसमें आपको बोरोइंग्स एक्सक्लूड करके चलना है। ठीक है। ये जो आप रिसीट्स ले रही हैं इसमें आपको बोरोइंग्स एक्सक्लूड करके चलना है। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, टोटल रिसीट्स से। थर्ड, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है, इसमें फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है आपका किसके, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आपको बोरोइंग्स पे करना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बोरोइंग्स। जो आपने पैसा ऐसा उधार लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे वो कम होता है इन कंपैरिजन टू योर फिस्कल डेफिसिट। इसी को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको करनी है बोरोइंग्स पे। ठीक है। ये सब चीजें प्राइमरी हमने पढ़ी थी बजट चैप्टर में। क्लियर है। शॉर्ट में सारा रिवाइज करवा दिया है, लॉन्ग में अगर आप पूरा पूरा सब रिवाइज करना चाहो तो उसमें जाके रिकॉर्डिंग से कर सकती हो। यस सर। क्लियर है। यस सर। सर वो क्वेश्चन बता दो कि मैंने आपसे पूछे थे। क्या बजट के? हाँ हाँ एक बार रिवाइज कर लो फिर से पूरा, मतलब ये थ्योरी वाला फिर डिस्कस कर लेते हैं। या फिर अभी ये दो चैप्टर बचे नहीं है, क्या कहते हैं इसके, दो चैप्टर जो ये बचे हैं अपने मैक्रो में, इनको कर लेते हैं और उसके बाद कर लेते हैं उसको। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ऐसा कोई नोट नहीं है, मतलब अगर मान लो आपको कोई चैप्टर आप पढ़ रही हो, आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, और पढ़ लिया आपने लेकिन तब भी नहीं समझ में आया, आपने रिकॉर्डिंग्स देखी
तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आप चाहो तो दोबारा भी पढ़ा देंगे वो चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा पढ़ाने में, ठीक है। यस तो जैसे कैपिटल बजट, ये बजट वाला आप दोबारा देख लियो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना, दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले जो 2 रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ा देंगे, अगर तब भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स हैं तो रिकॉर्डिंग्स को यूटिलाइज कर लो, इसी काम आएंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहा करो मैम, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, जैसे कल की क्लास आपने देखा होगा तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, ठीक है, पूरी पूरी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसमें, कल की रिकॉर्डिंग अगर आपने देखी हो तो ऐसा कभी कभार इस वजह से होता है कि सिस्टम पे अगर लोड ज़्यादा हो जाता है ना तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ये कुछ मशीन का ही एरर है, इस ऐप का ही एरर है, इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते मैम, ये जिस ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसी का कुछ है दिक्कत, ठीक है। तो अगर सिस्टम लोड ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभार रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, तो आप क्लास में 100% अटेंशन रखा करो, रिकॉर्डिंग को एक सेकेंडरी बेनिफिट की तरह लेके चलो बस, ठीक है। क्लियर है मैम? यस सर। बाकी तो अगर आपको कोई चैप्टर दोबारा पढ़ना होगा तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी अपने पास काफी समय है, पेपर मार्च में, फरवरी में होगा, और हमारा 50% सिलेबस तो मुझे लग रहा है जून में ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 50% यानी मैक्रो तो अभी जून में ही फिनिश हो जाएगा, 2 ही चैप्टर बचे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता पेपर फरवरी में होगा? क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता पेपर फरवरी में होगा? फरवरी मार्च में ही तो होता है। मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, वो स्कूल वाले पेपरों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी बोर्ड्स की बात कर रही हूँ। 12th में आके स्कूल के पेपरों की वो कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये जो चैप्टर दिया है इकोनॉमिस्ट से कीनीस, इन्होंने दिया है, ठीक है। ये उनकी थ्योरी थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। क्या कह रही हैं? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यस मैम। एक और कुछ सेकंड, मुझे खुद ही नया लीजिए। आपको कुछ और पूछना तो है नहीं मेरे ख्याल से, तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये मैक्रो का है? हाँ, सर कौन सा है? थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, यही नाम से होगा। अच्छा नहीं, वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वही होगा मैम। मिला? हाँ सर, बट इसमें क्या सर कह रहे? 3 सब टॉपिक्स हैं, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पहला तो है एग्रीगेट डिमांड्स एंड रिलेटेड हाँ वही पूरी यूनिट होगी ना, उसके अंदर 3 चैप्टर्स होंगे। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल नेशनल इनकम वाला हाल है, जैसे नेशनल इनकम चैप्टर था उसके यूनिट थी, उसके अंदर 4 यूनिट चैप्टर्स थे, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो यही वाला आपको पढ़ना है, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट या थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। ये जो थ्योरी थी ना, ये थ्योरी है प्रॉपर इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो कि दी है कीनीस नाम के इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है, इनकी पूरी थ्योरी के बारे में।
सर तो आप कौन सा पढ़ा रहे हैं अभी? कहाँ कह रही हो? आप एग्रीगेट डिमांड एंड रिजल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे मुझे हैं। नहीं पता मैम, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कुछ चीजें। शुरुआत में एग्रीगेट डिमांड से ही करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो डिमांड क्या होता है मैम, ये बताओ पहले तो। व्हाट इज डिमांड? हम्म। अरे बताइए, डिमांड क्या होता है? क्या डिमांड में डिमांड? हाँ, सर बताना क्या है डिमांड में? अरे कुछ भी जो जानती हो। 11वीं में पढ़ा है ना कि नकल मार के पास हुई थी? सर 11वीं में यही पढ़ाया था, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, आई प्राइस बेटा। बढ़। क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड। आप तो बता रही रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सर उसका डेफिनेशन थोड़ी ना कोई होता है, डिमांड का क्या ही बता दें इसमें। लियो, डिमांड का डेफिनेशन ही नहीं होता। हम्म। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं? डिमांड रेफर्स टू other things remaining constant. Quantity demanded of a commodity increases when its price falls, and quantity demanded of a commodity falls when its price rises. ये लॉ ऑफ डिमांड करके कुछ था ना उसमें, उसी चैप्टर में एक टॉपिक रहा होगा। सर वो डिमांड ये था, अगर वो प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, और जो सारे फैक्टर्स हाँ, उसको उसको बिल्कुल। हाँ हाँ, उसका इंग्लिश में कुछ यही डेफिनेशन थी कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स क्या होता है मैम? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये क्यों? वो लेवल पे पढ़ा था ना, तो एक सेकंड सोचने दीजिए। हमको अब लग रहा है नकल मार के पास हुई हो। तो याद नहीं आ रहा अभी, बाद में बताएंगे जब याद आ जाए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस एक लौता फैक्टर थोड़ी है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह, ये सब चीजें। हाँ, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का ये मतलब है कि प्राइस को छोड़ के और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट है, वो सब चेंज नहीं कर रहे हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। क्लियर है? अच्छा, वो जो डिमांड आप देखती थी ना, वो एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच थी। एक इंडिविजुअल कोई कमोडिटी थी और किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड आप क्या करती थी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच रिलेशनशिप देखती थी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड का ये अर्थ होगा कि पूरी इकोनॉमी जो है, पूरे देश की इकोनॉमी जो है, उसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की जो टोटल डिमांड है वो क्या है। पूरे देश की इकोनॉमी में किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की टोटल डिमांड क्या है, इसको कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका रिप्रेजेंट करता है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो आप खर्चा कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इकोनॉमी में। ठीक है। किन्हीं भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप जो टोटल खर्चा कर रहे हो, जो देश के लोग टोटल खर्चा कर रहे हैं, वही उनकी टोटल डिमांड बताएगा, वही आपकी टोटल डिमांड रिप्रेजेंट करेगा इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है। जैसे एक जियो का सिम मान लो है 10 रुपया का, और पूरे देश में एक दिन में 500 सिम खरीदे गए जियो के, तो टोटल डिमांड कितनी हुई जियो के सिम की? 5,000 रुपए। ठीक है।
ये 5,000 रुपए ही एग्रीगेट डिमांड होगी इसकी, ठीक है। जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जो टोटल खर्चा किया जा रहा है किन्हीं भी गुड्स या सर्विस के ऊपर इकोनॉमी में, वो उसकी एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो उसकी डेफिनेशन लिख लो। It is the total demand of goods and services in the economy. Full stop. It is the total demand of goods and services in the economy. Full stop. Basically, it represents total expenditure on goods and services in the economy. Full stop. Basically, it represents total expenditure on goods and services in the economy. Full stop. अब जरा देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, मैम डेफिनेशन लिख ली ना? Yes, sir. चलो अब कंपोनेंट्स देखो और इसको भी नोट कर लो। कंपोनेंट्स जो है एग्रीगेट डिमांड के, उसको देखने से पहले जरा ये बताओ एक्सपेंडिचर मेथड जो था नेशनल इनकम का, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, उसमें कौन सी चार चीजों को आप ऐड करते हो बताओ। एक्सपेंडिचर मेथड जो है नेशनल इनकम का, उसमें कौन सी चार चीजें आप ऐड करते हो। पहला क्या है? पहला क्या है? मम्मा बुला रही है, जाओ। सर वो हाउस होल्ड गवर्नमेंट बिजनेस और लिस्ट ऑफ यूर का अरे 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कौन सी चार चीजें ऐड की जाती हैं जीडीपी एंड एफडी निकालने के लिए? ईडीसीएफ था और नेट एक्सपोर्ट्स था। हाँ धन्यवाद। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ये चार था ना। बिल्कुल इन्हीं से बनेंगे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन्हीं से याद रखने में भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके खर्चे रिप्रेजेंट करता था मैम? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस, हाँ हाउस होल्ड के ना। तो बस पहला फैक्टर, पहला कंपोनेंट क्या है? हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी से। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके खर्चे रिप्रेजेंट करता था मैम? सर गवर्नमेंट के, ऑब्वियसली
गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये किसके रिप्रेजेंट करता था मैम? The business sector. इनके खर्चों को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनके जो खर्चे होते हैं प्राइमरली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बिजनेस वाले हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए ही खर्चा करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स कौन करता था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले, है ना? नेट एक्सपोर्ट्स कौन करता था? रेस्ट Yes, ऑफ sir. द वर्ल्ड वाले। तो इनके खर्चे अब भी यही कहलाएंगे, नेट एक्सपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स में ही दोनों चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्लियर है? ये चार है आपके कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड: हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्लियर है मैम? Yes, sir. हाँ, लिख लो पॉइंट डाल के एक एक करके। ठीक है, पहला पॉइंट डालो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट डालिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लिखिए इसके बारे में। इट रेफर्स टू द, Sir, एक second. Sir, it refers to the total amount of expenditure incurred by households to purchase goods and services, full stop. It refers to the total amount of expenditure incurred by households to purchase goods and services, full stop. Second, government consumption expenditure, इसकी भी डेफिनेशन आप बड़े आराम से लिख लेंगी, मेरे ख्याल से अपने आप ही लिख लेंगी। क्या लिखेंगी? It refers to the expenditure incurred by government on purchase of goods and services. sir total भी तो रहेगा. It refers to the total expenditure. Cool मैम, लिख लीजिए. It refers to the total expenditure incurred by government on purchase of goods and services, full stop. तीसरे पे आते हैं.
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैम आपको एक बुरी सूचना देनी थी, पता है क्या है बुरी सूचना? सर क्या? आपकी फीस ड्यू हो चुकी है, ठीक है। क्या हो चुकी है? फीस ड्यू हो चुकी है भाई। अच्छा। हाँ सर बहुत बुरी सूचना है। इससे ज्यादा बुरी बात आपके मुंह से निकलती ही नहीं है पूरे महीने में। चलो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखो, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred on purchase of capital goods like machine, सर एक सेकेंड रिपीट कर दीजिए। इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर comma इनकर्ड plant, ऑन। comma etc. It refers to the expenditure incurred on purchase of capital goods like machine, comma plant, comma etc. सर मशीन के बाद क्या है? यू है देखो, ई का कहाँ पढ़ती हो? सर इस प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट मतलब वो इंडस्ट्री वगैरह ये सब मतलब होता है इसका, ठीक है। मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब चीज़ें डाली है कहीं पे, अगर आप ऐसा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी डालती हो ना, तो इसको कहते हो कि यहाँ पे मैंने अपना प्लांट डाला है, ठीक है। बेसिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि फैक्ट्री वगैरह आएगा इसमें, प्लांट में, ठीक है। लिख लिया? यस सर। इसको ये मत समझ लेना पौधा, पौधे का क्या काम बिजनेस नहीं, में। पौधा नहीं समझे। चौथा, नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा कोर्स ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, महीने भर में 3 चैप्टर हो गए तो? सर बस मेरा रिवाइज हो जाए खुद से। अच्छा रिवाइज हो जाए मेरे से, चलो ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, दोबारा वो चैप्टर पढ़ा देंगे अगर कोई नहीं समझ में आ रहा होगा। नेशनल इनकम तो मुझे नहीं लग रहा दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो अच्छे से हो गया ना पूरा, बस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं आपको। सर कुछ टॉपिक्स है बस, हाँ पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। हाँ तो फिर ठीक है, वो मतलब उसको कर लेना, उन टॉपिक्स को और बता देना, वो टॉपिक्स रिवाइज करवा देंगे। बाकी मनी एंड बैंकिंग तो पक्का हो ही गया, उसका टेस्ट वेस्ट भी हो चुका है आपके स्कूल में, ठीक है। बजट एक बार आप अपने सर आप। अभी फिर से होगा मनी बैंकिंग का टेस्ट। हाँ सर फिर से होगा उसी का टेस्ट। अच्छा, लेकिन मनी एंड बैंकिंग तो क्लियर है ना, उसमें एक आधा कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो वो तो पूछते रहेंगे आप। बजट भी आप एक बार अपने आप से पढ़ना, अभी तक आपने पढ़ा भी कहाँ है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। उसमें तो कॉन्सेप्ट बल्कि कम है बजट में, मनी एंड बैंकिंग और उसमें ज़्यादा थे, ठीक है। और अगर कुछ होगा जो हमें, जो चीज़ें हमें दोबारा पढ़नी होंगी, या फिर ये जो पांचों चैप्टर्स हैं मैक्रो के, इसको कंप्लीट करने के बाद हम वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स पांचों चैप्टर के अच्छे से करने वाले हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हैं, ठीक है। तो पास्ट ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स में आते रहे हैं, वो पूरी मैक्रो ख़त्म करने के बाद हम वैसे भी करेंगे, उसके बाद ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, उन क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले आपका
कोई चैप्टर होगा या कोई डाउट्स वगैरह होंगे कॉन्सेप्ट्स वगैरह के, वो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। चैप्टर के बीच में कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि चैप्टर के बीच में पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसका फ्लो बना हुआ है। अब जैसे ये शुरू हो गया थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, अब इसको पूरा खत्म हो ही जाने दो, फिर उसके बाद सर वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस में भी हो जाएगा ना। कौन सा? जो डाउट होंगे। हाँ ठीक है, वो तो डाउट वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। सर लाइक आप 5 days लेते हैं तो एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर द सजेशन। थैंक यू सर। चलो ठीक है, डिपेंड करता है डाउट्स भी कितने हैं। अगर एक आधे डाउट है तो दो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। जैसे डाउट आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, वो तो आपको लगे हाथ क्लास में ही बता दूंगा। ऐसी एक्स्ट्रा क्लास की नौबत तब आएगी जब पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको कह रहे हो कि हमको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तब पूरा पूरा 1 घंटा चाहिए होगा, वरना कोई एक आधा डाउट आ रहा है, एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए तो 5 से 10 मिनट लगेंगे बस, वो हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या फिर जब आपके डाउट्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 4 से 6 कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, तो उसके लिए फिर हमें चाहिए कम से कम 25 से 30 मिनट, तो आपको एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है, ठीक है। तो पहले आप अपना बजट रिवाइज कर लीजिए, फिर बात करते हैं कि डाउट्स कितने हैं आपके, ठीक है। बजट रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि मुफ्त के नंबर है मैम, वो बहुत आसान चैप्टर है और 2 से 4 नंबर ले जाता है। चलो, नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में लिखो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, फुल स्टॉप। नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में लिखो, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, फुल स्टॉप। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया? सी। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स क्या बताया था? इसका कोई सिंबल तो बताया नहीं था, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, बस यही बताया था, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ई माइनस आई। तो फिर क्या था? एज पर कीनीज अप्रोच, कीनीज की जो अप्रोच है उसके हिसाब से एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या बना? कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। क्लियर है? प्राइमरली कीनीज ने जो था उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे इतना ध्यान नहीं दिया और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर उसने इतना ध्यान नहीं दिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला जो सेक्टर ना उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसने जो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर फोकस किया ना, वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और बिजनेस के जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर फोकस किया, ठीक है। कीनीज ने प्राइमरली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के हैं उसके ऊपर फोकस किया। तो इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए हमारे लिए जो एग्रीगेट डिमांड का मतलब बन जाएगा वो होगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एज पर कीनीज अप्रोच। क्लियर है मैम कि नहीं? यस सर। सर एग्रीगेट, कीनीज अप्रोच था क्या इन्हीं दोनों के ऊपर, अरे प्राइवेट? ये पूरा चैप्टर ही कीनीज अप्रोच है, कीनीज ने पूरा ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब तो चारों चीजें बनती है ना, कि हाउस होल्ड का भी खर्चा, गवर्नमेंट का भी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी और नेट एक्सपोर्ट्स भी। पर कीनीज ने गवर्नमेंट वाले सेक्टर के ऊपर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के ऊपर फोकस ही नहीं किया ज़्यादा, उसने हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया।
तो इस वजह से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा फोकस किस पे रहेगा, क्योंकि हम कीनीज की अप्रोच पढ़ रहे हैं, इस वजह से हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर पे हमारा फोकस रहेगा। इसीलिए हमारे एग्रीगेट डिमांड का इस चैप्टर में मतलब हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है मैम? यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्ट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कहा जा सकता है आराम से। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन क्या होता है? आदमी जो खर्चा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के ऊपर। जो हाउस होल्ड नॉर्मल इंडिविजुअल है वो जो खर्चा कर रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के ऊपर अपने ऊपर, तो वो क्या है? वो कंजम्पशन है। और कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर। ठीक है, कंजम्पशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इनकम। जितना ज्यादा व्यक्ति की इनकम होगी उतना ज्यादा वो कंजम्पशन कर सकता है ना। मेरे को बताओ, यस जितना ज्यादा किसी की इनकम होगी उतना ज्यादा कोई खर्चा कर सकता है ना। जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए महीना है और एक व्यक्ति की इनकम 1,00,000 रुपए महीना है, कौन ज्यादा खर्चा करता होगा, कौन ज्यादा कंजम्पशन पे खर्च करता होगा? ये 10,000 वाला, 1,00,000 वाला? सर 1 लाख। यस। सर तो मतलब ये क्या बोला था, हाँ इनकम और कंजम्पशन जो होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा ना। कहा होगा? डायरेक्ट रिलेशन। ऑब्वियसली मैम, जितना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही होगी वैसे ही वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। यस सर। ठीक है, मेरा एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है आपसे। अगर किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है तो कंजम्पशन पे कुछ खर्च कर रहा होगा कि नहीं? 100, 200, 300, 400, 500। बताओ, एक व्यक्ति की इनकम सर अगर कर जीरो रहा। है, जीरो है, कमाई नहीं रहा है, कहा इतना ज्यादा कहा सोच रही हो? हाँ या ना वाला जवाब है ये तो। सर नहीं। पहले गलती से सही बोल रही थी, अब नहीं कर दिया। सर मुझे नहीं पता। पहले वाला जवाब आपका बिल्कुल सही था कि व्यक्ति की इनकम जीरो है तो भी वो खा पी तो रहा होगा, वो भूखा थोड़ी मर जाएगा। तो कंजम्पशन पे खर्चा वो यहाँ भी कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर व्यक्ति की इनकम 0 रुपीज है तो इसका ये मतलब थोड़ी वो भूखा मर जाएगा। वो कंजम्पशन के ऊपर खर्चा तो तब भी कर रहा होगा। ठीक है, कहाँ से कर रहा होगा? अपनी सेविंग्स में से, जो पैसा बचाया रखा होगा वहां में से कर रहा होगा। ठीक है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सेविंग्स होती है ना। जिस वक्त उसकी कमाई ना हो रही हो तो वो अपनी सेविंग्स में से खर्चा करेगा, घर चलाएगा। ठीक है, कोविड के बाद ज्यादातर लोगों के पास कोई कमाई नहीं थी। ठीक है, कोविड जब लॉकडाउन वगैरह लगा था उस समय काफी सारे लोगों के पास कोई कमाई नहीं थी। तो लोग कहाँ से खर्चा कर रहे थे? ऐसा थोड़ी था खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था। लोग खर्चा कहाँ से कर रहे थे? अपनी सेविंग्स में से। तो ये 60 रुपए जो खर्च करेगा इंसान, वो कहाँ से खर्च करेगा? वो अपनी सेविंग्स में से करेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि कंजम्पशन कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, क्लियर है? और
इस कंजम्पशन को मैं कहता हूं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये जो 0 रुपीज की इनकम के ऊपर आपकी कंजम्पशन है ना, ये 0 रुपीज की इनकम के ऊपर जो आपकी कंजम्पशन है, इसको मैं कहूंगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अरे सो गई का? नो सर। हाँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मैथमेटिकली लिखा जाता है सी बार करके। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज सी बार करके लिखा जाता है। तो 0 रुपीज की इनकम के ऊपर आदमी कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0 रुपीज की इनकम के ऊपर आदमी जो खर्चा कर रहा है अपने कंजम्पशन के ऊपर, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये खर्चा वो कहाँ से कर रहा होगा? अपनी सेविंग्स में से निकाल के कर रहा होगा। ठीक है, ये खर्चा वो कहाँ से कर रहा होगा? अपनी सेविंग्स में से निकाल के कर रहा होगा। ठीक है, अब जो 100 रुपए की इनकम के ऊपर खर्चा होगा वो कितना होगा? 130। 200 पे कितना होगा? 200। 300 पे कितना होगा? 270। 400 पे कितना होगा? 340। और इस पे कितना हो जाएगा? 410। आपने नोटिस किया हो तो कंजम्पशन हमेशा क्या है? 70-70 के रेट से बढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। कंजम्पशन को मैं हमेशा 70-70 के रेट से बढ़ा रहा हूं, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कंजम्पशन ऑलवेज इंक्रीजेस एट एन कांस्टेंट रेट। कंजम्पशन ऑलवेज इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही आपकी इनकम बढ़ रही हो, आप खर्चे उसी एवज में बढ़ाओगे ना। खर्चे उसी एवज में बढ़ाओगे ना, जैसे हमेशा से बढ़ाते आए हो। ऐसा थोड़ी ना आप अपने खर्चों में असमान उछाल ले आओगे। यानी कि आप ऑल्टो चलाते हो और एकदम से आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी तो आप सीधे ऑडी खरीद लो, ऐसा थोड़ी होगा। असामान्य उछाल थोड़ी आएगा आपकी खर्चों में। एक समान उछाल आएगा ना, एक कांस्टेंट इंक्रीज आएगा हमेशा कंजम्पशन में। इंक्रीज आएगा लेकिन हमेशा कांस्टेंट इंक्रीज आएगा, असामान्य उछाल थोड़ी आएगा। सही बात है कि नहीं? इनकम बढ़ने से। यस सर। ठीक है, तो ये बना अपना शेड्यूल किसका? कंजम्पशन का। इसका कर्व भी बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो भी बनाना पड़ता है। तो कर्व देखते कैसे बनाते हैं। ये देखो, अब हम चित्रकारी करेंगे। अभी तक कहीं भी कर्व नहीं बनाना पड़ा ना तीनों चैप्टर्स में, इस चैप्टर में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लूंगा कंजम्पशन, यहाँ पे मैं लूंगा इनकम। ठीक है, यहाँ लेता हूँ 100 रुपए, यहाँ 200 रुपए, यहाँ 300 रुपए, यहाँ 400 रुपए, यहाँ 500 रुपए, और ये ले लेता हूँ मैं 60 रुपीज वाला मार्क। कंजम्पशन कर्व बनना यहाँ से शुरू होगा मैम। क्यों शुरू होगा यहाँ से बनना? क्योंकि 0 रुपीज की इनकम के ऊपर आपका कंजम्पशन कितना है? 60। 0 रुपीज की इनकम के ऊपर आपका कंजम्पशन कितना है? 60। और कंजम्पशन कर्व जो होगा वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, इस तरीके से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहेगा। तो जैसा सप्लाई कर्व होता है ना, कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी ऊपर जाएगा। ये रहा आपका कंजम्पशन कर्व। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो है आपका, ये जो 60 रुपए है, ये जो ओरिजिन के ऊपर आपने बना रखा है कर्व, ओरिजिन के ऊपर तो से पहले हम, आप वो तो लिख दीजिए, अरे वो जो बॉक्स में नंबर्स लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना। हाँ तो ये लिखा तो है यहाँ पे बॉक्स में नंबर्स। एक सेकेंड। ठीक है, अब ये जो था ओरिजिन के ऊपर से आपने कर्व बनाना शुरू किया 60 के मार्क से। वो क्यों शुरू किया? क्योंकि जो 0 रुपीज की इनकम के ऊपर आपका भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, अभी हम लोगों ने समझा, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है,
₹0 की इनकम के ऊपर हमारा 60 रुपए क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन था। तो ये जो 60 रुपए है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 0 से 60 के बीच ओरिजिन के ऊपर, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा क्या बना है, ये मेरा बना है कंजम्पशन कर्व। ये क्या है, कंजम्पशन कर्व। क्लियर है, क्लियर है मैम? क्लियर है, सब कुछ नोट आउट कर लिया? चलो अच्छे से बनाइए, वैल्यू को दिखा दिखा के पुट करके बनाइए। रुको, इतना भी नहीं कर पा रही हैं आप। लो, सही 0 वाला नहीं आ रहा। क्या ये 0 वाला नहीं आ रहा। 0 वाला क्या नहीं आ रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100, 120, 140, 160 हो तो गया ना, इसके ऊपर कुछ है? अरे 70 का इंक्रीज है। अच्छा पहले तो बताओ क्या नहीं आ रहा। सर ये ग्राफ ग्राफ में क्या नहीं आ रहा? अरे वो आप प्लॉट करके भी बनाओगी तो यही ग्राफ बनेगा मैम। चलो प्लॉट करके ही बना लें, प्लॉट करने में टाइम वेस्ट होता। ऑटोनॉमस कंजम्पशन समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर वो आ गया। हाँ तो बस ठीक है, फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 60, बल्कि और नीचे से लेते हैं 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480। ठीक है, कर्व आपका कहाँ से शुरू होगा, 0 इनकम के ऊपर भी आपका 60 रुपए था कंजम्पशन। ठीक है, 100 की इनकम के ऊपर आपका कितना था, 130, तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 200 पे कितना था, 200 पे 200 था, तो इट विल बी समवेयर हियर। 300 पे कितना था, 270, तो यहाँ ठीक बीच में होगा। 400 पे कितना था, 340, 500 पे कितना था, 410। ठीक है, ग्राफ को ज्वाइन कर लो। ये रहा आपका कंजम्पशन कर्व। ठीक है, क्लियर है, इस बार प्लॉट कर करके बना लिया आपका। ठीक, यस सर। अब मैं इसमें यही बता रहा था कि वो जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको बताया था वो क्या था, 0 की इनकम के ऊपर आदमी जो खर्चा कर रहा है उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये ग्राफ में कहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, ये पोर्शन जो है ओरिजिन से ऊपर आपने ग्राफ शुरू किया है, ओरिजिन के ऊपर से ग्राफ शुरू किया है ना। नॉर्मली कर्व कहाँ से शुरू होता है, यहाँ ओरिजिन पर से शुरू होता है, यहाँ पर से शुरू होता है ना। पर ये कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर से शुरू कर रहा है। तो ओरिजिन से लेकर ये जहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है मैम, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। कर बना लिया? अरे कर बना लिया?
हाँ सर, बना लिया। ठीक है, ये याद रखना है, कंजम्पशन कर्व हमेशा जीरो के ऊपर से ही शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जीरो की इनकम के ऊपर भी आप कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हो, जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, और इसी वजह से क्या होगा, हमेशा ये जीरो के ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट्स लिख लो इसके बारे में। पहला है कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, फुल स्टॉप। पहला क्या है? कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, at zero level of income, comma, consumption is known as autonomous consumption, C bar ब्रैकेट में, full stop. At zero level of income, comma, consumption is known as autonomous consumption, ब्रैकेट में C bar, full stop. तीसरा पॉइंट, consumption function is linear, full stop. Consumption function is linear, full stop. सर ये नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, थर्ड पॉइंट, क्लियर है? लीनियर क्यों है ये? कंजम्पशन फंक्शन लीनियर क्यों है, बताओ? मैं क्यों बताऊं? आप किस बात के 3,000 रुपये महीना ले रहे हो? मैम, लीनियर इस वजह से है क्योंकि कंजम्पशन एक समान रेट से इंक्रीज कर रहा है ना, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से इसको लीनियर कहा जाता है। अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज ना करता तो इसको नॉन लीनियर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ पॉइंट लिखो, मैथमेटिकली fourth point is mathematically consumption is equal to autonomous consumption plus b y. y का मतलब क्या होता है? इनकम, और b क्या होता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जिसे MPC भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये MPC क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, ठीक है। मैथमेटिकली अगर कंजम्पशन का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा? कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इनटू इनकम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है मैम? यस सर। हाँ मैम, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इतना ही था मैम। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इतना ही था। कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, कोई भी डाउट है? सर नहीं है। नहीं है? या फिर रिवाइज करोगी तब पूछोगी? हम्म, हेलो, यस सर। क्या रिवाइज करेंगी तब पूछेंगी? हाँ। यस, दैट्स ग्रेट। चलो फिर, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बचा है, और असल में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अभी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके कहते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो हैं, दोनों को कंबाइन करके एग्रीगेट डिमांड आता है।